नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल दीपक त्रिपाठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पूर्व में हमने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा था और यह जाना था कि 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है और 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वे कुरान पुस्तक के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और छोटे छोटे जो कबीले होते हैं उनको एक बड़े साम्राज्य में स्थापित करते हैं। 622 ईस्वी में जब वे मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं तब उसे हिजरी संवत शुरुआत के नाम से जानते हैं और 632 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब नए उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, ठीक है। और नए नए राज्यों के माध्यम से इस्लाम धर्म का आगे प्रचार प्रसार करते या इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब ये इस्लाम धर्म आगे बढ़कर एक बड़ा रूप ले लेगा तब क्या होगा कि ये भारत की ओर आक्रमण करेगा इस्लाम धर्म। अब क्या होगा कि देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण बताया हुआ है कि किस प्रकार इस्लाम धर्म आगे चलकर एक बड़े रूप में बनेगा और भारत पर मुस्लिम आक्रमण करेगा। अब देखिए, यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण के दो भाग मैंने आपको बताए हुए हैं। एक मैंने बताया आपको अरबी आक्रमण तथा दूसरा मैंने बताया आपको तुर्की आक्रमण। यानी है मुस्लिम आक्रमण ही है, लेकिन एक तो हो रहा है अरब की तरफ से हो रहा है और दूसरा हो रहा है तुर्की प्रदेश की ओर से आक्रमण हो रहा है। दोनों में अंतर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत में अरबी आक्रमण। अरबी आक्रमण की जो भारत में पहल होती है वो कब से होती है? 8वीं सदी में होती है। जबकि तुर्की आक्रमण की कब होती है? 9वीं सदी में। यानी सबसे पहले भारत पर कौन से आक्रमण होते हैं? अरबी आक्रमण होते हैं। उसके बाद में क्या होंगे? तुर्की आक्रमण होंगे। तो देखिए, भारत पर अरबी आक्रमण, ठीक है। देखिए, अरबी आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मैंने आपको 2 दिन पहले एक बात बताई थी कि पूर्व में हमने एक पढ़ी थी, चचनामा पुस्तक पढ़ी थी। तो चचनामा पुस्तक से हमें पता चलता है कि भारत पर एक व्यक्ति जो अरब से होता है और मुस्लिम होता है, उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पर आक्रमण करता है। तो चचनामा पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है, अरब आक्रमण के बारे में पता चलता है, ठीक है। तथा एक और पुस्तक है जिसे बिलादुरी ने लिखा है और पुस्तक का नाम है किताब फुतुल अल बल्दान। उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि भारत में अरबी आक्रमण हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जानकारी बिलादुरी द्वारा रचित किताब फुतुल अल बल्दान नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। अरबी पहले मुस्लिम आक्रमणी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। मतलब अरबी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात मैंने आपको बताई। और दूसरे कौन होते हैं? तुर्की होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पर पहला अरबी आक्रमण कौन करता है? उबैदुल्ला नामक व्यक्ति करता है, परंतु ये क्या होता है? असफल रहता है, क्योंकि ये भारत को एक कमजोर शक्ति मान करके आक्रमण करता है। लेकिन भारत की यहाँ पर राजपूत जो शक्ति है वो काफ़ी चरम सीमा पर होती है, इसलिए उबैदुल्ला भारत का सामना नहीं कर पाता और क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। भारत पर अब बात करते हैं प्रथम सफल अरबी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको आप फ्लो डायग्राम से समझिए। देखिए, मैं आपको फ्लो डायग्राम इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको समझकर आप एक कहानी बनाकर अपने शब्दों में उसको प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि देखिए, अरब में क्या होता है? एक उमैया वंश होता है। उमैया वंश का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? खलीफा कहलाता है। और वहाँ का खलीफा कौन होता है? अल वालिद प्रथम होता है, ठीक है। खलीफा के अंडर में एक व्यक्ति होता है जो गवर्नर कहलाता है, ठीक है। और गवर्नर कौन होता है? वहाँ का अल हज्जाज होता है जो अल वालिद के अंडर में काम करता है, ठीक है। अल हज्जाज क्या करता है? जो गवर्नर होता है वो गवर्नर के अंडर में कौन व्यक्ति काम करता है? सिपह सालार काम करता है। सिपह सालार का मतलब होता है कमांडर, यानी वहाँ का सेनापति, यहाँ का सेना का प्रमुख होता है। कौन होता है वो व्यक्ति? मोहम्मद बिन कासिम होता है। तो देखिए, अल वालिद अल हज्जाज के माध्यम से एक आदेश दिलवाता है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, कि जाओ भारत पर आक्रमण करो। अब भारत पे आक्रमण क्यों किया जाएगा, उसका क्या कारण होगा? तो समझिए, भारत देखिए एक बहुत ही अच्छे रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होता है भारत एक जो शक्ति होती है वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्न होती है। तो अरबी जो मुसलमान होते हैं ये लूटपाट के उद्देश्य से, यानी लूट करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करते हैं, ठीक है।
तो 712 ईस्वी में उमैया वंश के सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब आक्रमण करने के प्रमुख कारण क्या रहेंगे कि भारत की आर्थिक संपन्नता अत्यधिक अच्छी होने की वजह से आक्रमण करते हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर क्या करता है, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक प्रांत होता है जिसका नाम होता है सिंध प्रांत होता है, और वहाँ पर ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, सिंध प्रांत के समय राजा कौन होते हैं, राजा दाहिर होते हैं, जो एक हिंदू राजा होते हैं। ठीक है, सिंध प्रांत की राजधानी क्या होती है, सिंध प्रांत की राजधानी देवल होती है, जो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध होती है। ठीक है, और जब मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर एक भीषण युद्ध होता है, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य क्या होता है, एक भयंकर युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, रेवार का युद्ध नाम दिया गया है। अब रेवार के युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं, देखिए रेवार के युद्ध के परिणाम में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम विजय रहता है, जबकि राजा दाहिर जो हिंदू राजा होता है वो पराजय होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख परिणाम है, परिणाम क्या होते हैं, देखिए भारत पर प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमण होता है। ठीक है, यानी कि यह भारत का क्या था, प्रथम मुस्लिम और भारत का प्रथम और सफल मुस्लिम अरब आक्रमण था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम अरबी आक्रांता होता है जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था। ठीक है, सिंध के, और ये क्या करता है, जो मोहम्मद बिन कासिम होता है वो यहाँ सिंध प्रांत का एक सिटी होता है, यानी एक शहर होता है मुल्तान, उसे मोहम्मद बिन कासिम क्या कहता है, सिटी ऑफ गोल्ड कहता है, अर्थात स्वर्ण मतलब स्वर्ण शहर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, स्वर्णगिरी, स्वर्ण शहर के नाम से इसको उपमा देता है। ठीक है, अब भारत पे प्रमुख प्रभाव क्या पड़े, अरब आक्रमण के जो भारत पे प्रभाव पड़े वो क्या क्या प्रभाव पड़े थे, देखिए भाई आक्रमण हुआ, तो आक्रमण होने से क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए मैं आपको एक फ्लो डायग्राम में बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि ये भारत देश है। ठीक है, ये भारत देश है, ये वाला क्या प्रदेश कहलाता है, सिंध प्रांत कहलाएगा, और अरब कहाँ था, इधर था। जब अरब भारत पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा, यहाँ से कुछ लोग भारत आएंगे, तो वो भारत मतलब काफ़ी दिन रुकेंगे, क्योंकि युद्ध उस समय काफ़ी समय तक चलते थे, कई महीनों कई सालों तक चलते थे। तो जब ये लोग आएंगे तो यहाँ की संस्कृति का प्रभाव इन पर भी पड़ेगा और इनकी संस्कृति का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये भारत में आते हैं तो भारत में क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव होता है, यानी इस्लाम का प्रचार करते हैं। कई जो भारतीय इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए भारत में क्या होता है, इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है। भारत में अरबी मुद्रा दिरहम का प्रचलन शुरू होता है। देखिए दिरहम जो है वर्तमान में UAE संयुक्त अरब अमीरात की भी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो भारत में दिरहम मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था, अरब आक्रमण के समय हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। अरबी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जैसे यहाँ का ज्ञान वहाँ जाएगा और वहाँ का ज्ञान यहाँ आएगा। विज्ञान का, यहाँ की अगर कोई विज्ञान है, जैसे कि मैं बोलता हूँ चिकित्सा विज्ञान है, तो चिकित्सा विज्ञान को यहाँ से अरबी लोग यहाँ से सीख कर कहाँ लेकर जाएंगे, अरब लेकर जाएंगे। तथा व्यापार के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा। व्यापार के क्षेत्र मतलब जैसे खजूर की खेती शुरू हुई, जब अरबी यहाँ आए तो खजूर लेकर आए थे साथ में, तो खजूर से क्या हुआ, भारतीयों ने इस चीज़ को नया माना और इसका क्या उत्पादन शुरू किया। ठीक है, अरबियों ने चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, गणित तथा शासन प्रबंधन जैसी शिक्षा भारतीयों से ग्रहण करी और अपने अरब में जाकर इसका प्रचलन शुरू करवाया। जैसे दशमलव जो प्रणाली थी वो कहाँ पहुंची, अरब पहुंची थी। ठीक है, इसी के साथ में भारत में क्या हुआ, ऊंट पालन हुआ। तो भारत में ऊंट कहाँ से आए, अरब से आए थे। भारत में खजूर की खेती का विकास हुआ, तो खजूर की खेती का कहाँ से माना गया है, तो ये अरब से आए। ठीक है, भारत को मानचित्र कला का भी क्या होता है, ज्ञान मिला है। और भारत में जो मानसून जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, अरब भाषा से लिया गया है, या अरब भाषा से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत में पहली बार जजिया नामक कर लगाया गया। अब देखिए जजिया नामक कर क्या होता है, ये जजिया नामक कर किस पर लगाया जाता है, गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है। मतलब वे लोग जो मुस्लिम संप्रदाय से नहीं है उन पर जो कर लिया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, जजिया कर लिया जाता है। ठीक है, अब इस जजिया कर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी कि इसको भारत में लेकर कौन आते, तो मोहम्मद बिन कासिम इसको भारत में लेकर आते और इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, यह कर ब्राह्मणों, विधवा, वृद्ध लोगों तथा विकलांग। अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए
कि ये कर गैर मुस्लिम से लिया गया था, लेकिन गैर मुस्लिम में किन किन को शामिल नहीं किया गया था? विकलांगों को शामिल नहीं किया गया था, वृद्ध लोगों को शामिल नहीं किया गया था, विधवाओं को शामिल नहीं किया गया था, तो और ब्राह्मणों पर को शामिल नहीं किया गया था। तो इसके बारे में देखिए कुछ 4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ। भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, किन पर लगाया? गैर मुस्लिमों पर लगाया। तथा इसे रियायत किन किन को दी गई थी? गैर मुस्लिमों के अलावा भी किन किन को रियायत दी गई? तो देखिए, ब्राह्मणों को रियायत दी गई थी, विधवाओं को रियायत दी गई थी, वृद्ध लोगों को तथा विकलांग लोगों को इस जजिया कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, तो जजिया कर से मुक्त रहने वाले 5 लोग, एक तो सभी मुस्लिम, नंबर 2 सभी ब्राह्मण, सभी विकलांग, सभी विधवाएं और सभी वृद्धजन, ये सभी क्या होंगे? जजिया कर से मुक्त रखे जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? भारत की जो प्रमुख साहित्य थी, जो साहित्य कला का विकास जो भारत में हुआ था, उसको भी क्या हुआ? अरबी भाषा में अनुवाद करके कहाँ पे पहुँचाया गया? उसको भी अरब पहुँचाया गया। जैसे पंचतंत्र, जो यहाँ की जो प्रमुख साहित्य जो पुस्तक है, उसका किसमें? अरबी भाषा में अनुवाद करके अरबी भाषा में अनुवाद किया। और किस नाम से किया? उसको कलीला वादिमना के नाम से किया। यानी कलीला वादिमना ही क्या है? पंचतंत्र का अरबी भाषा का अनुवाद है, उसको अरबी लेकर गए। चरक संहिता भारत से अरबी अनुवाद करके कहाँ लेकर गए? अरब लेकर गए। सुश्रुत संहिता का अरबी अनुवाद करके कहाँ ले गए? अरब लेकर गए। और आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत को भी कहाँ लेकर गए? अरब तक इसको लेकर गए। अल जाफरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने ब्रह्म सिद्धांत और खंडनवाद्य का भी क्या किया? अरबी भाषा में अनुवाद किया और इसको अरब तक पहुंचाया था। यह प्रश्न आईएएस में पूछा गया है। देखिए क्या चीज़ है? अल जाफरी। ठीक है, हाल ही में यूपीपीएससी के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है कि अल जाफरी ने किन 2 किताबों का अनुवाद किया? तो ब्रह्म सिद्धांत और खंडनवाद्य। और कई परीक्षा में इसको ऐसे पूछा गया है कि ब्रह्म सिद्धांत और खंडनवाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अल जाफरी ने किया था। अब देखिए इसमें कुछ एक प्रमुख मैंने नोट बनाकर डाला है, जो कई पुस्तकों में अलग विचारधारा चलती है और कई पुस्तकों में अलग है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक में जो बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत से आक्रमण करके जब पुनः लौटता है तो वहाँ पर क्या होता है? नई खलीफा आ जाती है। ठीक है, नई खलीफा सुलेमान आ जाती है और वहाँ पर सुलेमान के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को क्या दिया जाता है? मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो नई खलीफा आती है उसके विरुद्ध कुछ कार्य करता है, जिसकी वजह से उसको मृत्युदंड दिया जाता है और एक बहुत बड़े शासक मोहम्मद बिन कासिम का क्या होता है? अंत हो जाता है। आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके बारे में कि देखिए भारत में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति आक्रमण करता है, जो उमैया वंश के खलीफा अल वालिद के आदेश से या गवर्नर अल हज्जाज के आदेश से भारत पर आक्रमण करता है और लूटपाट के उद्देश्य से करता है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी संपन्न हुआ करती थी। ठीक है, यह आक्रमण करता है, राजा दाहिर को परास्त करता है और रेवाड़ के युद्ध लड़ता है, जिसके परिणाम क्या निकलते हैं कि अरब और भारत के बीच में व्यापार, ज्ञान, शिक्षा, साहित्य का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से देखिए जब अरब आक्रमण करते हैं, अरब आक्रमण का एक रूप होता है वो सीमित होता है, जो इसके बाद में आगे नहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। इसके बाद में एक वंश आता है तुर्की साम्राज्य, जो होता है वो तुर्की साम्राज्य भारत में आक्रमण करता है। तो देखिए इसको फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं, काफ़ी सिंपल है, आपको फ्लो चार्ट से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 9वीं सदी का जब अंत हो रहा होता है तब क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, ट्रांस आक्शियाना क्षेत्र है। ट्रांस आक्शियाना क्षेत्र के प्रमुख देश हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में क्या होता है? इस्लाम का बड़े रूप में प्रचार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वंश बनता है, उसको कहते हैं समानी या ईरानी वंश कहते हैं। इस समानी ईरानी वंश में क्या होता है? तुर्क मुस्लिम और ईरानी मुस्लिम। देखिए 2 अलग अलग मुस्लिम बता रहा हूँ, एक तो तुर्क मुस्लिम और दूसरा कौन सा? ईरानी मुस्लिम के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ईरानी मुस्लिम का जो सहयोग करते हैं वो कौन करते हैं? गैर मुस्लिम इसका सहयोग करते हैं, मतलब कुछ जनजाति होती है वो क्या करते हैं? ईरानी मुस्लिम का सहयोग करते हैं। और वो जनजाति इतने मतलब तन मन धन से इतना लड़ती है कि मतलब है ना, आप उन्हें एक योद्धा की उपाधि दे सकते हो। वो योद्धा की तरह लड़ते थे, अतः उन्हें क्या कहा गया है? गाजी कहा गया है। और ये जो कबीले के जो सैनिक होते थे ये पैसे लेकर काम करते थे, अतः इन्हें क्या कहा गया? भाड़े के सैनिक भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलकर ये भाड़े के सैनिक क्या करते हैं? इस्लाम धर्म को अपनाते, इसलिए इनको इस्लाम धर्म के रक्षक के रूप में भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब समानी वंश का क्या होता है? धीरे धीरे सफल होता है,
यहाँ का एक सूबेदार बनता है, अलब्दिगिन होता है। वो क्या करता है, यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे कहते हैं यामिनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना करता है वो, ठीक है। ये अपनी राजधानी को क्या बनाता है, अफगानिस्तान के गजनी को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। अलब्दिगिन यहाँ का शासक बनता है और इसका जो पुत्र होता है सुबुक्तगिन, ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है लूटपाट के उद्देश्य से। और यहाँ पर क्या होता है, ये असफल हो जाता है क्योंकि भारत में जो राजपूत शक्ति है वो एक चरम सीमा पर है। यहाँ पे राजपूत शक्ति का काफ़ी विस्तार हो चुका है। तो राजपूत जो राजा हैं वो सुबुक्तगिन को भारत आने से रोक देते हैं और इसी प्रकार सुबुक्तगिन का अंत हो जाता है। सुबुक्तगिन का पुत्र होता है मोहम्मद गजनवी होता है, जो गजनवी वंश का सुल्तान बनता है। और अब ये मोहम्मद गजनवी किस प्रकार से भारत पर आक्रमण करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, मैं आपको इसको फ्लो डायग्राम से एक बार विस्तृत से आपको बताता हूँ कि 9वीं सदी के अंत में क्या होता है, ट्रांस आक्शियाना क्षेत्र जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान क्षेत्र आते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर समानी वंश की स्थापना होती है। अब समानी वंश को सफल बनाने के लिए क्या होता है, ईरानी मुस्लिम गैर मुस्लिम तुर्कों के सहयोग से क्या करते हैं, यहाँ पर संघर्ष करते हैं। और यहाँ पर जो भाड़े के सैनिक होते हैं वो गाजी की उपाधि धारण करते हैं और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के कारण और अच्छे योद्धा होने के कारण उनको इस्लाम के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का जो समानी वंश का जो सूबेदार होता है वो अलब्दिगिन होता है। ये एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे यामिनी वंश या गजनवी वंश कहते हैं, ठीक है। इस वंश की जो राजधानी बनती है वो गजनी अफगानिस्तान में बनती है। अब इस अलब्दिगिन का जो पुत्र है वो सुबुक्तगिन है, वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। सुबुक्तगिन का जो पुत्र होता है मोहम्मद गजनवी होता है, वो गजनवी वंश की स्थापना करता है और भारत पर आक्रमण करने की विचारधारा या प्रारूप रेखा बनाता है। तो आइए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो हमने पढ़ा उसको थ्योरेटिकली रूप में हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है ताकि आप लोगों को हर चीज़ रटने की जगह आपको वो चीज़ समझ में आए, ताकि आप सिर्फ जो फैक्ट हैं उनके आधार पर कहानी खुद स्वयं बना सकें और अपने नोट्स को तैयार कर सकें। देखिए, तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को क्या किया, जन्म दिया था। जैसे इस चीज़ को समझिए, अब ये तुर्क मुस्लिम जब भारत आएंगे तो भारत आने से क्या होगा, यहाँ का समाज प्रभावित होगा, यहाँ की राजनीति प्रभावित होगी, यहाँ का आर्थिक लूट होने की वजह से आर्थिक क्षेत्र कमजोर होगा तथा यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार होने की वजह से धार्मिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा होंगे। ये तुर्की मुख्य रूप से मध्य एशिया अर्थात कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान व तुर्क प्रदेशों के गैर मुस्लिम जनजाति थे, अर्थात रुपए लेकर लड़ने वाले सैनिक थे। इन्हें क्या कहा गया, गाजी कहा गया। कुछ समय पश्चात ये इस्लाम धर्म को अपनाते हैं और ये इन्हें आगे चलकर क्या कहा जाता है, इस्लाम के रक्षक के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आक्रमण करके लूटपाट करना इनकी प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। अब देखिए, यामिनी जो वंश है, यामिनी वंश के संस्थापक कौन थे, अलब्दिगिन थे। और यामिनी वंश की राजधानी क्या थी, गजनी थी। ये अलब्दिगिन का पुत्र होता है सुबुक्तगिन, ठीक है। और सुबुक्तगिन क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, परंतु वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। सुबुक्तगिन का जो पुत्र है मोहम्मद गजनवी, अब वो क्या कर रहा है, भारत पर आक्रमण करेगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मोहम्मद गजनवी किस प्रकार भारत आता है और किस प्रकार से भारत पर आक्रमण करता है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, पहला आक्रमण कहाँ करता है, अंतिम आक्रमण कहाँ करता है और पुनः वापस से तुर्क की ओर कैसे प्रस्थान करता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपका प्यार मेरे को मिल रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता हूँ जो एजुकेशन ग्रुप है, तो वे विद्यार्थी तो देख ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास में अभी तक इन वीडियो की जानकारी नहीं मिली है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे तक आप शेयर कीजिए, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जिस एजुकेशन से जुड़े हो वहाँ शेयर कीजिए और केवल उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखने। जैसे कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा आपसे। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।